तो अब 11th फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में। तो अभी तक पढ़ा है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल से कुछ पता चली थी कि लार्ज डिस्टेंस भी मेजर किया जा सकता है प्लेन एंगल के जरिए। तो आगे की कहानी देख लेते हैं, कुछ कुछ डिस्टेंस वगैरह के बारे में कुछ फार्मूले हैं। फार्मूले सीधा मतलब वैल्यूज है, कुछ चीज़ों की वैल्यूज है जिसको पढ़ना जरूरी है थोड़ा, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो एक यूनिट मुझे दी गई है कि 1 फर्मी, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर मतलब ये बहुत छोटी लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट है, बहुत ही छोटी लेंथ मेजर करने के लिए, ठीक है। दूसरी यूनिट आती है मेरे पास 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर के ऊपर 1 एंगस्ट्रॉम की। तो ये इसका मतलब ये भी साफ है कि ये दोनों बहुत छोटी छोटी यूनिट्स है जो कि मेजर करती है लेंथ को। मैं लेंथ मेजर करने के लिए बहुत छोटी छोटी यूनिट के बारे में पढ़ना था कुल मिला के। फर्मी है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम कहलाता है। अब इस फर्मी को एफ से डिनोट करते हैं, सिंपल एफ लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर एफ से। और एंगस्ट्रॉम को एक कैपिटल लेटर ए के ऊपर एक .0 डिग्री टाइप का एक बना के 0 इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए के ऊपर 0 लगा दिख जाए, इसका मतलब छोटा सा जो पॉइंट साइज 0 लगा दिख जाए, इसका मतलब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम की बात चल रही है, यानी यहाँ पे लेंथ है 10⁻⁻10, ठीक, मीटर। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात कर लेते हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लार्ज डिस्टेंस के लिए जिसका यूज किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, 1 कैपिटल लेटर AU से डिनोट किया जाता है इसे, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 1.496, कोई इसको राउंड ऑफ भी कर लेगा कि 495 कर देगा या 1.5 लिखने की कोशिश करेगा, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस मतलब 4,99,000 को अगर मैं लिख देता हूँ 5 लाख, ठीक है, 4,99,000 को अगर मैं 5 लाख लिख देता हूँ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी इसमें। 1,000 का करीब अंतर जाएगा, 1000 के करीब डिफरेंस जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। वैसे यहाँ पे 10 के मल्टीप्लाई में 11 की पावर मतलब मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1.496 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू बन जाएगी, इसीलिए आपको इसे राउंड ऑफ नहीं करना है, सिंपल जो वैल्यू है उसे ही लिखना है। बहुत कम वैल्यू को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा को कभी नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, इसीलिए राउंड ऑफ करने का बिल्कुल ना सोचें। तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, कि एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ। एक एवरेज डिस्टेंस मेजर करा है मैंने सन फ्रॉम द अर्थ। अब एवरेज क्यों करा भाई, डिस्टेंस तो डिस्टेंस होता ना, तो एवरेज इसीलिए करा कि सन ये और ये ऑर्बिट में इस टाइप से अर्थ घूम रही है उसके, ठीक। तो यहां से मैं अगर देखूं तो ये कुछ अलग डिस्टेंस होगा, यहां से देखूं तो कुछ अलग होगा, यहां से कुछ अलग होगा। क्यों, ये पास दिख रहा है इसके, ये दूर है, ये और दूर है, मतलब करीब करीब मीडियम रेंज में है ये, सबसे बड़ी लेंथ सबसे छोटी लेंथ, तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन आ रहा है, तो इसीलिए मैंने इसका सबका एवरेज निकाल के उसको एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ कर दिया। तो इसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। AU से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर। तो आगे आती है हमारे पास लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लाइट ईयर वो डिस्टेंस है जो लाइट ने ट्रेवल किया पूरे 1 साल में। कब, जब वेलोसिटी लाइट की थी, क्या हमेशा ही वेलोसिटी लाइट की रहेगी ना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी होती है लाइट की, इतनी स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है, और उतनी स्पीड से 1 साल में कितना ट्रेवल करेगी, ये वो वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक, पार्सेक ये अलग यूनिट है, ये भी बहुत ज्यादा लेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। तो 1 पार्सेक क्या है, parsec is a distance at which average radius of earth orbit subtended an angle of 1 arc second, ठीक है। ये अर्थ है, इसकी एक ऑर्बिट बना दी मैंने, ऐसे कुछ ऑर्बिट बना दी मैंने, ये अर्थ की ऑर्बिट हो गई, कहीं से सेम कहीं से ज्यादा होगी कहीं से कम होगी, अर्थ की ऑर्बिट है। तो एक एवरेज वैल्यू निकाली मैंने ऐसी कि जिससे ये एंगल 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड रेडियन का सबटेंड करें। अब मैंने बता चुका हूं कि सेकंड क्या है, मिनट क्या है पिछली बार पैरेलैक्स मेथड में। तो 1 सेकंड इसकी वैल्यू होती है
47 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन के इक्वल। ये रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद थीटा को ये वैल्यू आएगी 1 सेकंड के लिए। तो वो उस एंगल पे जो 1 आर्क सेकंड एंगल सबटेंड करेगा तब क्या हो जाएगी ये 1 पारसेक, जिसकी वैल्यू होती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। यहाँ तक ये डिस्टेंस के बारे में बात चल रही है कि डिस्टेंस कम ज़्यादा, बहुत कम के लिए ये यूज़ कर लिए, बहुत ज़्यादा के लिए ये यूज़ कर लिए, डिस्टेंस के लिए ऐसे ही चीज़ें आती है आगे मास के बारे में। तो मास में 1 एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा होगा आपने, जो कि केमिस्ट्री में बहुत डीपली समझाया गया है, जिसका यूज़ किया गया है 1 एटॉमिक मास यूनिट का पूरा पीरियोडिक टेबल में कैसे मास पता चल रहा है एटम का किसी उस तरह से। मैंने कहा हाइड्रोजन का मास मुझे दिया गया 1, इसके अलग अलग आइसोटॉप्स वगैरह का अलग अलग रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन लिया मैंने तो फिर उसका मास मुझे 1 आया, हीलियम का 4 आ गया। इस टाइप से ये कैसे मास आया, ठीक है। मास एक्चुअल में अब मास मेजर कैसे करेंगे एटम का, ठीक है। एटम है ये, इसमें न्यूक्लियस के अंदर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है पॉजिटिव, यहाँ पे ऑर्बिट्स में नेगेटिव पार्टिकल जिसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है। अब कहानी ये है कुल मिला के कि किसी ने हमसे कहा कि एटम का पूरा भाग खाली होता है लगभग, सिर्फ किस जगह को छोड़ के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, सिर्फ यहीं पे इनका पार्ट फिलअप है, बाकी का सारा खाली है। इसका मतलब कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। अगर एटम के अंदर देखें तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास का मेजरमेंट ही कहलाएगा इसके टोटल मास के इक्वल, एटम के मास के इक्वल। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें जा रही है कि इनका मास बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो क्या मैं ऐसा लिख के रखूंगा कि 6.67 या 0.67 1.67 इंटू 10⁻⁻ माइनस करके ऐसे मास मेजर नहीं करूंगा ना, इसलिए एक नई यूनिट 1 एटॉमिक मास यूनिट बना दी गई है जिसका यूज किया जाता है इनके मेजरमेंट में। तो इनके डीपली आप आराम से केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री में आपको आएंगे और समझ में आएगा आसानी से। रही बात बहुत छोटे मास को मेजर करने के बाद बहुत बड़े मास को मेजर करने की, अर्थ का, प्लेनेट का, सन का अगर मास मेजर करना है तो फिर इसके लिए अलग अलग प्रोसीजर है, मेथड है। कोई स्केल या फिर कोई चीजें ऐसी नहीं बनाएगी, कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे अर्थ का मास मेजर कर ले या सन का मास मेजर कर ले। इसके लिए प्रोसेस है जो कि आगे चल कर धीरे धीरे आपको पढ़ना, ठीक है। इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। उसी तरह टाइम में कुछ मेजरमेंट है कि बहुत कम टाइम कैसे मेजर करें, बहुत ज्यादा टाइम मेजर कैसे करें। तो एक सीजियम एटम के बारे में है, वाइब्रेशन एटॉमिक स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं। तो जो डिपेंड करता है सीजियम क्लॉक जिसे कहते हैं, और जो डिपेंड करता है इसके वाइब्रेशंस पे, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा सीजियम एटम वही होगा एक यूनिट टाइम के लिए, जो कि 1 सेकेंड में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपके 22 पेज नंबर पे मेजरमेंट ऑफ टाइम में एग्जैक्टली दी रही है, तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ना है, उसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। सिर्फ इसलिए समझाएगा कि हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो बहुत कम का भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा का भी कर सकते हैं। जहां पर जरूरत पड़ेगी हम आगे पढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अब बात आती है इसके बाद एक्यूरेसी, प्रिसिशन और इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में, ठीक है। एक्यूरेसी, प्रिसिशन और इंस्ट्रूमेंट एरर्स वगैरह क्या है, तो अब वो पढ़ते हैं, यहाँ पे एरर्स पढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक्यूरेसी के बारे में कुछ पूछा गया था, क्या है एक्यूरेसी, ठीक। एक्यूरेसी को समझ लेते हैं भाई। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी वो फिनोमिना है जिसमें आप किसी ट्रू वैल्यू के करीब की वैल्यू ले आओ, जितने करीब की वैल्यू लेके आओगे उतने ज्यादा एक्यूरेट कहलाओगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि कोई मेजरमेंट किया मैंने, तो मेजरमेंट आया मेरे पास 9.8, इसकी ट्रू वैल्यू मतलब किसी चीज की 9.8, मैंने कहा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल अर्थ ग्रेविटी की एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब एक्यूरेसी क्या कहती है कि अब मैंने एक बार एक अर्थ की ग्रेविटी के एक्सेलरेशन जब मेजर किया तो मेरे पास करीब 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आ गया, कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आ गया। अब एक्यूरेट कौन सी वैल्यू है इसमें से ये चेक करना है, तो जो इस ट्रू वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है हमारे पास, ये सत्य है बिल्कुल कि हाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है तो होती है। तो अगर ये चीज ट्रू है तो इसके सबसे करीब की वैल्यू होगी उसकी मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो ये 9.7 है, इसके बहुत करीब, और 10 से थोड़ा आगे है, मतलब 0.2 ज्यादा है इससे। तो ये 0.1 कम है, लेकिन
0.2 ज्यादा 10 मीटर पर सेकंड है, 9.7 है 0.1 मीटर कम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कम। तो अब ये दोनों में अंतर क्या है, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, तो मैं जो सबसे पास रहेगी ट्रू वैल्यू के उसको एक्यूरेट मानूंगा। तो यही होती है एक्यूरेसी। दूसरी चीज है हमारे पास प्रिसीशन। प्रिसीशन क्या है, प्रिसीशन के बारे में जान लेते हैं। एक्यूरेसी समझ में आ गई होगी, अब प्रिसीशन के बारे में जान लेते हैं। प्रिसीशन वो वैल्यू है कि बार बार मेजर करने पे कितनी करीब वैल्यू आ रही है, भले ही गलत आ रही है लेकिन कितनी करीब वैल्यू आती है, तो उसको प्रिसीशन कहते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं मानूं कि मैंने अभी जैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी के बारे में बात की थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में स्मॉल जी से डिनोट करते हैं जिसे बात की थी। तो अब मैं मेजरमेंट कर रहा हूं तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कितनी कम वैल्यू आ रही है कितनी ज्यादा आ रही है, ठीक है, कितनी कम वैल्यू आ रही है कितनी ज्यादा वैल्यू आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए मुझे। मेरे पास बार बार मेजर करने पे कितनी वैल्यू आ रही है आपस में कितनी करीब आ रही है, ठीक। मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 5.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरी बार वैल्यू आ गई 5.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये दूसरी बार आई 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे मेजरमेंट में बहुत रिलेशन है, बहुत करीब करीब की वैल्यू है, ये बहुत करीब करीब की वैल्यू आ रही है। तो ये ही वैल्यूज जो कहलाती है वो प्रिसिशन कहलाती है। एक्यूरेसी है ट्रू वैल्यू के करीब की वैल्यू, और प्रिसिशन है जो बार बार मेजर करने पे आपस में करीब में आए वो वैल्यू प्रिसिशन कहलाती है। अब प्रिसिशन और उसके लिए समझाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से किसी ने समझाया है कि एक डार्ट जो खेलते हैं ना अपन, उससे डार्ट वगैरह, ये एक्यूरेट ये निशान लगाने के लिए रेड पॉइंट रहता है यहाँ पे ग्रीन येलो। तो अब यहाँ पे एक्यूरेसी और उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा ये यहाँ पे एक शॉट लगा मेरा, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे एक लगा, यहाँ पे एक लगा, तो ठीक है। तो अब कहानी ये है यहाँ पे लगा हुआ शॉट है तो इसके डिस्टेंस कुछ ज्यादा है आपस में, ठीक है, आपस में ज्यादा डिस्टेंस है तो ये कम प्रीसियस होगा, लो प्रीसियस होगा ये। और हाई एक्यूरेट होगा। हाई एक्यूरेट क्यों होगा, क्योंकि मेरा टारगेट जो रहा ये है, ठीक है, उसके करीब करीब मेरे वो आ रहे हैं पॉइंट्स, जो कि मैं शॉट ले रहा हूं तो इसके करीब करीब पॉइंट आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हाई एक्यूरेट हो गया, बिल्कुल करीब करीब आ रहा है। लेकिन इसके जो आपस के पॉइंट्स हैं उनके बीच ज्यादा डिस्टेंस है तो ये लो प्रीसियस होगा। अब दूसरी आगे की कहानी चलते हैं प्रिसिशन के बारे में। दूसरा एग्जांपल ये वही वैसा का वैसे ऐसा कुछ बना दिया, यहाँ पे मैंने मारना चालू करा, यहीं पे मारना चालू, तो ये हो जाएगा हाई प्रिसिएशन और लो एक्यूरेट एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि पूरे के पूरे जो शॉट ले रहा हूं मैं बहुत करीब करीब बन रहे हैं तो ये हाई प्रिसिशन हो जाएगा। और एक्यूरेसी में यहाँ इस पॉइंट पे एक्यूरेट होना चाहिए था, इस वैल्यू से एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू इसके करीब आना चाहिए था, तो ये इससे थोड़ी दूर आ रही है, इसका मतलब लो एक्यूरेट हो गया। अब लास्ट वाली कहानी दोनों कब हाई होंगे, तो ये रहा पॉइंट, यही इसी पॉइंट पे मैंने शॉट्स लिए, यहाँ के ही बने, तो ये हाई एक्यूरेट और हाई प्रिसिशन पॉइंट, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल के जरिए कि क्या बोलना चाह रहा है प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में। अब आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ एरर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एरर्स क्या होती है एक्चुअल में, एरर क्या होती है, एरर क्या होती है, एरर है कि मैंने कहा ट्रू वैल्यू है, मेरे पास कोई ट्रू वैल्यू है और दूसरी मेजर्ड वैल्यू, दूसरी मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है और दूसरी मेजर्ड वैल्यू है। तो अब ट्रू वैल्यू क्या रहेगी, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैंने कहा 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी गर्म होके भाप बन जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रखेंगे वाटर का तो ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेजर्ड वैल्यू मेरी कहती है कि भाई मैंने 101 डिग्री पे जब 101 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉइल किया तब जाके ये वेपोरेट होना चालू करा। तो अब ट्रू वैल्यू और मेरी मेजर्ड वैल्यू में अंतर आ रहा है, तो जो अंतर आ रहा है ये वही एरर है। एरर क्या है, ट्रू वैल्यू मेजरमेंट में से, जो ट्रू वैल्यू में से मेरा मेजर्ड वैल्यू की जो भी डिफरेंस आ रहा है वही एरर है। अब ज्यादा एरर और कम एरर कब होगी, कि जब मैं बोलूं कि भैया मेरा तो 110 डिग्री सेल्सियस पे पानी भाप बन रहा है या वेपराइज हो रहा है, तो यहां पर
10 डिग्री सेल्सियस का बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाऊंगा ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यही है एरर। एरर का मतलब सिर्फ वही होता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू कहलाती है एरर। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी एरर के बारे में। तो एरर से आगे बढ़ते हैं। एरर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। पहला टाइप है मेरे पास सिस्टमेटिक एरर, जो कि हमें पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटल एरर है एक्चुअल में, ठीक है, मेजरमेंट में जो एरर आ रही है वो है। दूसरी एरर, एरर के हालांकि और भी टाइप होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, जो मेजरमेंट में आ रही एरर के बारे में पढ़ना। तो मेजरमेंट में आ रही एरर में दो टाइप की एरर होती है। जो होती है पहली सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होती है रैंडम एरर। अब जान लेते हैं क्या होती है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टमेटिक एरर वो एरर होती है जो या तो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। किसी भाई मेजरमेंट किया था मैंने कि अभी बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा पानी गर्म हो रहा था, ट्रू वैल्यू है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू मैंने निकाली 110 डिग्री पे मेरा पानी भाप बन रहा, मतलब इवोपरेट हो रहा है। तो फिर ये इसकी मेजर्ड वैल्यू निकाल ली मैंने। अब यही वैल्यू अगर मैं मेजर्ड वैल्यू दूसरे को, मेरा तो 98 डिग्री पे ही हो जा रहा है, डिग्री सेल्सियस पे ही हो जा रहा था वेपराइज, तो ये भी गलत है, ये दोनों गलत है। तो ये प्लस माइनस की जो वैल्यूज आ रही है वही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक एरर कहलाती है। अब सिस्टमेटिक एरर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। सिस्टमेटिक एरर के क्या टाइप होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसमें पहला टाइप आता है। अब सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ते हैं तो इसका पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स? ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होती है जो कि किसी इंस्ट्रूमेंट के कारण हमें फेस करना पड़े, इसके कारण ट्रू वैल्यू से कुछ ना कुछ मार्जिन निकल के आ जाए हमारी मेजर्ड वैल्यू में, तो वो कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर का मैं कोई एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर कोई मेरे पास एक स्केल प्रेजेंट है, ठीक है, अब उस स्केल में स्केल की खराबी के कारण उसमें जीरो की वैल्यू कहीं दूसरी जगह दे रखी है, यहाँ कहीं जीरो दे रखा होता है तो उन्हें यहाँ जीरो दे रखा है, फिर उसके बाद यहाँ से चालू करा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंज आ गया, यहाँ से वैल्यूज में कुछ ना कुछ चेंज आ गया, यहाँ पे जीरो होना चाहिए था, जीरो हट गया, दूसरी पोजीशन पे आ गया, या फिर जीरो दिख ही नहीं रहा किसी इंस्ट्रूमेंट में, मिट चुका है, जीरो है ही नहीं किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो जीरो एरर कहलाती है। और वो गलती किसकी है? इंस्ट्रूमेंट की गलती है, इसीलिए ये इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की गलती से होने वाली एरर्स को हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब दूसरी आती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। क्या है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक? एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में परफेक्शन ना होने के कारण जो एरर्स हमें मिलती है वो कहलाती है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अज्यूम कर लेते हैं पेरेलैक्स मेथड की बात चल रही हो, जैसे कि हमने इस पॉइंट पे दोनों आंखों से देखा, एक आंख बंद करके देखा था तो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पोजीशन पे दिख रहा था अलग अलग हमारी आंखों के बीच के डिस्टेंस के कारण। अब हम गर्दन टेढ़ी आड़ी तिरछी आड़ी कर लें, अगर गर्दन में कोई एंगल बना के देखना चालू करते हैं तो फिर वो और अलग पोजीशन रहेगा। तो ये हमारा क्या है? गलती, परफेक्शन नहीं मिल पा रहा है कि हम उतने परफेक्ट नहीं है इस प्रोसीजर को करने के लिए, तो यही हमारा इम्परफेक्शन होगा। तो ये टेक्निक से इस टेक्निक के कारण हमें कोई एरर मिल जाएगी जिसके कारण हमारी वैल्यूज जो है ट्रू वैल्यूज के अलग निकल सकती है, तो ये इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आप थर्मोमीटर आर्मपिट में लगाकर मेजर करते हैं वैल्यू, ठीक है, हाथों के बीच में जब आप अपना थर्मोमीटर रखते हैं बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए तो वो कुछ अलग टेम्परेचर बताता है इस रियल टेम्परेचर के मुकाबले। अब दोनों में अंतर आ जाएगा तो इसका मतलब परफेक्शन नहीं है आप में, ठीक है। आर्म्स के नीचे जब आप रख के मेजर कर रहे हो टेम्परेचर, गलत टेम्परेचर मेजर कर लिया, वो बॉडी टेम्परेचर एक्चुअल में कुछ और था, इसका मतलब यहाँ पर आप फेल होगा। तो इम्परफेक्शन इन
एक्सपेरिमेंटल टेक्निक का ये एग्जाम्पल हुआ। अब तीसरी और आखिरी आती है पर्सनल एरर्स। अब तीसरी पर्सनल एरर्स क्या होती है? पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर वो एरर होती है जो इंसान एक्सपेरिमेंट करने वाला ऑब्जर्वर है वो खुद अपने आप से कोई एरर कर ले तो फिर वो पर्सनल एरर कहलाती है। अब पर्सनल एरर का एग्जांपल जैसे कि मैं ले लूं कि भाई कोई मेजरमेंट करते टाइम स्केल कुछ ऐसा रखा हुआ था और दूसरा मेजरमेंट करते टाइम आपने स्केल कुछ ऐसा कर दिया, तो यहाँ पे कुछ बैलेंस खराब हो गया। बैलेंस खराब होने के कारण लेंथ में आ जाएगा थोड़ा चेंज। अब ये हो गई आपकी पर्सनल एरर्स में। आपने पर्सनली इसको एरर, पर्सनली आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसके अंदर आपको एरर फाउंड हुई है जो कारण आप ही बने, जिसका कारण आप ही बने हो। आपने स्केल सीधा रखने की बजाय उसको कुछ एंगल पे बेंड करके रख दिया तो यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू मिल जाएगी, इसके कारण आपको एरर का सामना करना पड़ेगा जो कि पर्सनल एरर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर बात खत्म होती है इन एरर्स की। तो इन एरर्स को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है कि भाई सिस्टमेटिक एरर से इंस्ट्रूमेंटल एरर है तो हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करें जिसका जीरो बिल्कुल सही जगह पर हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करें जो कि सही मेजरमेंट दे रहा हो या इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, खराबी नहीं हो। और दूसरी चीज, दूसरे पॉइंट को क्लियर करने के लिए परफेक्शन के लिए हम बार बार प्रैक्टिस करें, परफेक्शन लेके आए और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें तो हम अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो ये एरर दूर हो सकती है। पर्सनल एरर हम काम पे ध्यान रखते हुए अपना पूरा परफेक्शन लगाते हुए उस काम को करें, मतलब उस मेजरमेंट को, उस वैल्यू को मेजर करें जो हमें दी गई है, तो पर्सनल एरर भी क्लियर हो सकती है। तो यहाँ से एरर्स क्लियर हो सकती है और एरर्स क्या होती है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आती है इसके दूसरे टाइप पे जो कि कहलाता है रैंडम एरर। पहला टाइप था सिस्टमेटिक एरर, मेजरमेंट एरर के अंदर। दूसरा टाइप है मेरे पास टाइप बी, सिर्फ रैंडम एरर्स। अब सिस्टमेटिक एरर्स को तो सारी को हमने दूर कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई एरर आ रही है तो वो कैसे आ रही है? अब मैंने कहा कि एक नेचुरल एरर भी हो सकती है, कोई नेचर के कारण, एनवायरमेंटल एरर भी हो सकती है जिसके कारण हमें एरर्स का फेस करना पड़ सकता है। हमारी अलग अलग वैल्यू मेजरमेंट में अलग अलग आ सकती है। तो कारण क्या है उसका? हम परफेक्ट हैं, हमने अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करा, हम अपने काम को ठीक तरह से कर रहे हैं, तो भी एरर मिल रही है हमें, जैसे हम रैंडम एरर कहते हैं। तो कहाँ से मिल रही है एरर? नेचर से, हमारे एनवायरमेंट से मिल रही एरर को ये क्या कहेंगे? रैंडम एरर। ठीक है, इसका कोई इलाज होना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस एरर को दूर करने के लिए कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि हम करेंगे आगे चल के। तो पहले इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि कोई मेजरमेंट करना है मुझे, मैंने कोई किसी चीज को हीटअप किया, किसी चीज को हीटअप किया और वो ठंड के दिनों में मैंने किसी चीज को हीटअप किया, तो कुछ समय बाद कुछ अगर मार्जिन दे दूं, कुछ समय दे दूं उसका, उस बीच समय में वो चीज ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी जल्दी से। कोई चीज मैंने अगर जैसे हीट की, कोई आयरन रॉड हीट कर दी, तो वो उसका टेम्परेचर कुछ अलग होगा एक सेकंड बाद एज कंपेयर टू गर्मी के दिनों में। क्यों? क्योंकि ठंड के दिनों में टेम्परेचर डाउन है और गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर ज्यादा है। इसके कारण वो नेचुरल टेम्परेचर में अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा और अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा तो मुझे रीडिंग भी अलग अलग देगा। जब रीडिंग अलग अलग देगा दोनों कंडीशंस में, तो मुझे एरर फाउंड होगी। ठीक है, अब एरर फाउंड होगी मेरे पास, तो इसका इलाज करने के लिए मेरे पास कुछ पार्ट्स हैं और उससे पहले मुझे एक एरर के बारे में और पढ़ना है, वो है लीस्ट काउंट एरर। क्या होती है लीस्ट काउंट एरर? पहले जान लेते हैं लीस्ट काउंट एक्चुअल में होती क्या। ठीक है, लीस्ट काउंट वो वैल्यू काउंटेबल कैपेसिटी है किसी इंस्ट्रूमेंट की जो उसके सबसे बारीक पॉइंट पर, मतलब सबसे कम वैल्यू को मेजर कर सके। एक स्केल लेता हूं मैं, सेंटीमीटर स्केल, तो मैं सबसे कम वैल्यू उसकी मेजर कर सकता हूं सिर्फ मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर वैल्यू मेजर कर सकता हूं, जैसे ऐसे दी रही रहती, तो 1 मिलीमीटर तक मैं मेजर कर सकता हूं। अगर मुझे किसी ने कहा 1.5 मिलीमीटर मेजर करो इसी स्केल की मदद से, तो मैं उतने परफेक्टली बिल्कुल उसको मेजर नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है शायद मैं मेजर करने जाऊं तो 1.6 मिलीमीटर निकल जाए या 1.7 या 1.8 या 1.4 मिलीमीटर निकल जाए, क्योंकि मेरे इंस्ट्रूमेंट में गिवन नहीं है वैल्यू कि 10th पार्ट मेजर कर सकूं मैं। तो
इसको क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। यहाँ पे जो एरर काउंट हो रही है किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट के जरिए, तो वो उसको लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए बहुत कम वैल्यू जो मेजर कर सके ऐसे स्केल बनाए जा सकते हैं, जो कि वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज है हमारे पास, जैसे कि पहले बता दिया गया था कि वो बहुत कम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर के भी 10 पार्ट्स को मेजर कर सकते हैं स्क्रू गेज वगैरह। तो इस तरह की वैल्यू, इस तरह की एरर्स को हटाने के लिए हमने यूज किए अलग टाइप के स्केल जो कि कम वैल्यू मेजर कर सके और हमें एरर ना मिले। ये हो गई लिस्ट काउंट एरर। अब आगे आती है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये वही एरर है जो रैंडम एरर को दूर करने में हमारी मदद करेगी। ठीक है, पहली आती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि अब मैंने मान लीजिए मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे जिसको नाम दे दिया, तो जिसकी वैल्यू निकल गई मेरे पास, उसको नाम दे दिया मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करे A1 A2 A3 A4 से AN तक मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कर दिए। ठीक है, कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर दिए मुझे, इन सभी कंडीशंस में मान लिया मैंने मेरी वैल्यूज अलग अलग निकल रही, रैंडम एरर्स मान ली उसको। अब इसमें वैल्यूज मेरी अलग अलग निकल रही है, तो अब इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, अब भाई नेचर से मुझे एरर मिल रही थी, तो नेचर से एरर मिल रही थी तो मुझे ट्रू वैल्यू भी पता होना चाहिए ना किसी चीज की। तो अब क्या करूंगा मैं, तो मैं इन सब का एवरेज निकाल के इसके ट्रू वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने निकाला इसका ए मीन। ए मीन हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है एवरेज का फार्मूला। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेरे पास 1 2 3 4 से लेके n तक। n तक मैंने मेजर कर लिया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। n नंबर ऑफ टर्म्स होगी मेरे पास यहाँ पे n बार मेजरमेंट करने के लिए, n टाइम मेजरमेंट करने के लिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ n वेयर i इज इक्वल टू 1 और ai डिवाइडेड बाय n। ठीक है, इस तरह से चीजें, फार्मूला मेरे पास आ गया कि समेशन मतलब टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करने जाऊंगा तो मुझे ए मीन फॉर्म्ड होगा जो कि मेरी ट्रू वैल्यू को शो करने की कोशिश करेगा। इन सबको मैं अगर मेजर करने के बाद एवरेज निकाल लूं तो मुझे लगभग ट्रू वैल्यू निकल जाएगी। अब इन सबको करने के बाद, ट्रू वैल्यू निकालने के बाद मेरे पास ए मीन निकलता है, ए मीन जो कि मैंने मान लिया कि ट्रू वैल्यू है, लगभग ट्रू वैल्यू करीब है। तो इसमें कुछ एरर भी निकल रही है, कुछ एरर पता चल रही है मुझे। अब ये एरर पता चल रही है तो वो एरर का क्या करूं मैं, अब एरर पता चल रही है, मैंने कहा कि A1 A2 A3 A4 ए मीन निकल गया। ठीक है, अब इसमें से एरर कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा क्या था, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दिया जाएगा जो ऑब्जर्व वैल्यू है, मतलब मेजर्ड वैल्यू को माइनस किया जाए ट्रू वैल्यू से, तो एरर फाउंड होगी। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या है मेरी A1 माइनस ए मीन कर दिया मैंने, एवरेज से माइनस कर दिया, तो मेरे पास कुछ वैल्यू आ गई 8 डेल A1। डेल का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया इन दोनों में माइनस करने के बाद, इन दोनों को माइनस करने के बाद कोई चेंज बना तो फिर वो मैंने मान लिया डेल A1। दूसरी बार A2 को माइनस करा तो ए मीन इक्वल टू डेल A2 आया मेरे पास कोई चेंज, A3 ऑब्जर्वेशन को माइनस करा ए मीन करके तो डेल A3 आ गया मेरे पास। ऐसे करके मेरे पास AN इज माइनस ए मीन करूंगा जो कि AN के इक्वल आ गया मेरे पास, डेल AN के इक्वल आ गया। तो ये मेरे पास निकल गई एरर्स, इतनी एरर्स निकल गई। इसको अगर मैंने ट्रू वैल्यू मानी अगर ए मीन को, तो फिर मैंने माइनस किया ऑब्जर्वेशन में से, तो एरर कैसे निकालते थे, एरर बताया था कि अगर मैं मेजर्ड वैल्यू में से ट्रू वैल्यू अगर माइनस करूं, ठीक है, फार्मूला लिखना चाहो तो लिख लो, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एरर। ठीक है, तो ये रही वो एरर्स। ठीक है, एरर निकल चुकी है आपके पास, एरर आपके हाथ में है। अब एरर का भी एवरेज निकालने के बाद लास्ट में फाइनली मैं उसके साथ लिख दूं अगर, तो फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि क्या वैल्यूज में चेंज है, क्या है एरर और कितनी एरर है। तो अब मैं इसका एवरेज निकाल लेता हूं, एवरेज ऑफ एरर निकालता हूं। तो डेल ए मीन बना लेता हूं उसको, डेल ए मीन इज इक्वल टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल AN तक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी होंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक कोई वैल्यू निकलेगी, एवरेज वैल्यू, जो कि एरर की वैल्यू रहेगी, एवरेज वैल्यू ऑफ एरर रहेगी। तो अब हाँ, सबसे पहले जरूरी इंपॉर्टेंट चीज एक भूल गए, ये मोड में रहेंगे। क्यों मोड में क्यों रहेंगे? हमें वैल्यू निकाली है इसकी, तो कोई कोई माइनस में भी आएगी, मतलब कि जो ऑब्जर्व वैल्यू हमने की थी, ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू हमने की थी, वो ए मीन से ज्यादा भी हो सकती है या ए मीन से कम भी हो सकती है। तो ए मीन से कम होगी तो माइनस में आएगी, इसलिए माइनस का साइन हटाने के लिए मैंने लगा दिया सारी जगह मोड। तो मैग्नीट्यूड शो कर रहा है कुल मिला के, इसलिए वैल्यू मोड में है तो माइनस नहीं हो सकती, पॉजिटिव भी होगी। तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू निकाल ली है, तो इसके साथ मोड लगा के वैल्यू लिख देंगे। और टोटल कुल मिला के आखिरी में फाइनली एवरेज निकलेगा कोई एरर्स का, जो कि रहेगा क्या, डेल ए मीन। डेल ए मीन जो है एरर है हमारे पास, एवरेज ऑफ एरर। ठीक है, अब एरर निकल गई मेरे पास और मेरे पास ट्रू वैल्यू निकल गई, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर क्या हो जाएगा मेरे पास? ट्रू वैल्यू क्या है मेरे पास? ए मीन प्लस डेल ए मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी मेरे पास? ये क्या वैल्यू हो जाएगी? ट्रू वैल्यू के करीब हो जाएगी, जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसके करीब हो जाएगी। ठीक, एक जिसकी वैल्यू मुझे रखना है। क्या हो रहा था कि इस रेंज की बात चल रही है, प्लस माइनस लग रहा है यहाँ पे, या हो सकता है कि इसमें ऐड करना पड़े तब जाकर ट्रू वैल्यू निकले, या फिर माइनस करना पड़े तब जाके वैल्यू निकले। तो इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए मैंने ये लिख दिया ए मीन इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए मीन। ठीक है, ए मीन यहाँ पे मेरी ट्रू वैल्यू थी जो कि ऑब्जर्वेशन के बाद निकाली थी। डेल ए मीन जो है एरर का एवरेज है, एरर का मीन है, जो कि मैंने एरर निकालने के बाद निकाला था, मोड में रखा उसको, उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये कंक्लूजन मेरे पास निकला। तो ये एब्सोल्यूट एरर को दूर करने के लिए, सॉरी रैंडम एरर को दूर करने के लिए एक पॉइंट। ठीक है, अब बात आती है, ये यहाँ तक खत्म हो गई कहानी हमारे पास। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, आगे अगर मैं कहना चाहूं कि मुझे इनका रेशो, मतलब रिलेटिव एरर की वैल्यू फाइंड अगर करना है, तो रिलेटिव एरर की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा? तो रिलेटिव एरर का फार्मूला है, कुल मिला के फार्मूले टाइप का एक चीज है कि डेल ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन। ठीक है, एरर और ट्रू वैल्यू का मतलब ए मीन का रेशियो अगर निकालूंगा तो ये रिलेटिव एरर कहलाएगा। ठीक है, रेशियो से क्या मतलब है कि रेशियो से मुझे पता चल जाता है ना, किसी भी चीज का रेशियो क्यों निकाला जाता है, कि भाई कितना अंतर आ रहा है, कितना एरर हो रही है हमारी ट्रू वैल्यू से, ट्रू वैल्यू से कितनी एरर निकल रही है, कितनी एरर निकल रही है, उसका रेशियो निकाला कुल मिला के मैंने, तो ये रिलेटिव एरर हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई करूं तो एक परसेंटेज बन जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, किसी रेशियो का, किसी रेशियो में है कहानी, उसको मल्टीप्लाई से कर दूं 100 से तो परसेंटेज निकल जाएगा। अब ये परसेंटेज क्या है? परसेंटेज एरर कहलाएगी। एरर में जो भी परसेंटेज एरर का रहा वो फाउंड करने के लिए मैंने ये फार्मूला तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने रेशियो लिया था जो कि रिलेटिव एरर कहलाता है, और परसेंटेज एरर लिया जिसमें 100 से मल्टीप्लाई किया तो सीधा मुझे परसेंटेज मिल जाएगा इन रेशियोज का, इन दोनों के रेशियो के बीच का परसेंटेज मिल जाएगा। ऐसे निकालते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज निकालने के बाद मुझे पता चल जाएगा कितनी परसेंट एरर है मेरे पास। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, अभी तक की कहानी खत्म हो चुकी है। अब आगे देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और कुछ वैल्यूज के बारे में, चेंजेस के बारे में कुछ बात करेंगे, उसको नेक्स्ट टाइम।